नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम मुगल शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का नाम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उन्हें मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, जिन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से भारतीय जनता का हृदय जीतने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का जन्म अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। जब हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना मिली, तब हुमायूं ने एक चीनी की थाली में कस्तूरी तोड़कर रखी और उसे अपने अमीरों में बांटते हुए कहा कि इस समय मैं यही भेंट आपको दे सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरे पुत्र का यश सारे संसार में उसी तरह फैल जाएगा जिस तरह इस कस्तूरी की गंध इस कमरे में फैल गई है। और वास्तव में हुमायूं का यह कथन पूर्णतः सत्य साबित हुआ। चूंकि उस समय हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, अतः अकबर का बाल्यकाल बड़े संकटों में व्यतीत हुआ। अस्करी के आक्रमण के कारण हुमायूं को कांधार की ओर भागना पड़ा था। तब उसे अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को वहीं छोड़ना पड़ा था। फारस के शाह से सैनिक सहायता लेकर हुमायूं ने जब काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया, तब उसने अकबर को अपने पास बुलवा लिया। हुमायूं के पुण्य भारत अभियान के समय अकबर उसी के साथ था। सरहिंद की विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया। जब अकबर बैराम खां के साथ सिकंदर सूर को पराजित करने में व्यस्त था, तभी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर पंजाब में कलानूर नामक स्थान पर था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर बैराम खां ने कलानूर में ही अकबर का राज्यारोहण कर दिया। राज्यारोहण के तीसरे दिन राज्याभिषेक दरबार हुआ, जिसमें सम्राट ने सभी प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां कर दी और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। बैराम खां को खाने खाना की उपाधि देकर वकील सल्तनत यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अकबर के राज्यारोहण के समय भारत में मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक सीमित थी। इन सीमित प्रदेशों पर भी मुगलों का नियंत्रण इतना कमजोर था कि अगस्त 1556 तक बयाना, इटावा, संभल, नारनौल, आगरा, दिल्ली आदि भी मुगलों के हाथ से निकल गए। अनेक लोग इस समय मुगलों के विरोधी हो रहे थे और इन विरोधी लोगों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था, जो उत्तरी भारत का स्वतंत्र शासक बनने का सपना देख रहा था। अकबर के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही दिल्ली के अधिकारी तर्दी बेग ने सूचना भिजवाई कि हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया है और अब वह दिल्ली पर भी धावा बोलने की सोच रहा है। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू ने विक्रमाजीत की उपाधि धारण की, शाही छत्र धारण किया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए और दिल्ली के निकटवर्ती परगनों पर अधिकार कर लिया। इस समय अकबर और बैराम खां जालंधर में थे और कुछ सरदारों ने काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, लेकिन बैराम खां ने हेमू से युद्ध करने का निश्चय किया और सिकंदर सूर से पंजाब की रक्षा का दायित्व गुलबदन बेगम के पति खिजर खां को सौंपकर मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा और हेमू की हत्या कर दी गई। पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध की भांति ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।
पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी, किंतु यह नींव कमजोर थी कि शेरशाह ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हुई कि भारत में 1857 तक मुगलों का शासन चलता रहा। पानीपत के युद्ध ने अफगानों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया। अब अकबर के लिए उत्तरी भारत की विजय करना आसान हो गया। अब हम बात करते हैं कि बैराम खां, जिसे हुमायूं ने अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था, उसका पतन कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। हुमायूं ने जब अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया था, तब उसने बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। अकबर के राज्यारोहण के बाद बैराम खां की सबसे बड़ी सफलता अकबर के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना था। तत्पश्चात जिन प्रदेशों पर मुगलों का अधिकार हो गया था, वहां शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना तथा मालगुजारी वसूल करने की व्यवस्था की गई। बैराम खां ने अक्टूबर 1558 में मीर अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया, किंतु अकबर को पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। शासन की सभी शक्तियां बैराम खां के हाथों में रही। बैराम खां के संरक्षण काल में मुगल सेना ने ग्वालियर पर अधिकार किया, अली कुली खां ने संभल पर अधिकार किया और उसके पश्चात संभल और लखनऊ के बीच के प्रदेशों पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। राजपूताना में अजमेर को भी अधिकृत कर लिया गया, किंतु इसके अलावा मालवा में भी सेना भेजी गई, किंतु बैराम खां और अकबर के सौहार्दपूर्ण संबंधों में दरार पैदा हो जाने के कारण मुगल सेनाओं को वहां से बुला लिया गया। अकबर और बैराम खां के संबंधों में तनाव उत्पन्न होने में जिन परिस्थितियों का योगदान रहा, उनकी विस्तारपूर्वक चर्चा अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने बैराम खां पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए भी उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा की है। बैराम खां अकबर के संरक्षक के रूप में प्रशासन के सर्वोच्च पद पर आसीन था। अकबर उसका आदर करते हुए उसे खान बाबा कहकर बुलाता था। प्रशासन की सारी शक्तियां बैराम खां के हाथों में होने के कारण कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे। अकबर के कुछ कृपा पात्र लोग, जिसमें अकबर की धाई माँ महम अनगा और उसका पुत्र आदम खां थे, वो बैराम खां से ईर्ष्या करते थे और उसकी छोटी मोटी भूलों को बढ़ा चढ़ाकर अकबर के कान भरते थे। बैराम खां भी अपने परिवार और सेवकों को तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता रहता था, किंतु अकबर और उसके सेवक सदैव शाही सुविधाओं से वंचित रखे जाते थे। प्रारंभ में तो अकबर ने बैराम खां के प्रति आदर भाव होने के कारण तथा उसकी निष्कलंक सेवाओं के कारण उसके विरोधियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब बैराम खां ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाली भूलें आरंभ कर दी, तब उसके पतन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब हम उन कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से अकबर और बैराम खां के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। बैराम खां प्रशासन में अपने आप को आवश्यक मानता था और उसे विश्वास था कि प्रशासन का सही रूप से संचालन केवल वही कर सकता है। इसलिए वह दूसरों की भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर बैठता था। एक बार जब अकबर हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहा था कि अचानक एक हाथी बैराम खां के खेमे की ओर भागा। बैराम खां के खेमे में हुल्लड़ मच गया और बैराम खां ने सोचा कि यह सब अकबर के इशारे पर हुआ है। इसी प्रकार एक बार बैराम खां आगरा के समीप नौका विहार कर रहा था कि अकबर का हाथी उसकी नाव की ओर दौड़ा। इससे बैराम खां भयभीत हो गया। यद्यपि अकबर ने उस हाथी के महावत को बैराम खां के पास माफ़ी मांगने के लिए भेजा, लेकिन बैराम खां ने उस महावत को मरवा दिया। एक बार बैराम खां ने अकबर के हाथी के महावत को इसलिए मरवा डाला कि वह अपने शाही हाथी पर नियंत्रण नहीं रख सका था। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और भी घटनाएं थी।
हालांकि इन घटनाओं के बावजूद भी अकबर ने बैराम खां से झगड़ा करना उचित नहीं समझा, लेकिन बैराम खां के सैनिकों का घमंडी व्यवहार और अकबर के सेवकों की बैराम खां के विरुद्ध निरंतर शिकायतों ने अकबर को विवश कर दिया। दूसरी ओर अब अकबर भी 18 वर्ष का हो चुका था, इसलिए बैराम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपना शासन का संचालन अपने तरीके से करना चाहता था। बैराम खां के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों में जो प्रथम व्यक्ति था वो थी महाम अनगा। उसने अकबर को राजमाता की अस्वस्थता की सूचना देकर आगरा से दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में महामनगा सहित हरम की महिलाओं ने बैराम खां की अकबर से अनेकों शिकायतें की। अकबर और बैराम खां के बीच मनमुटाव तो बढ़ ही रहा था, अतः अकबर पर इन शिकायतों का प्रभाव पड़ा और उसने बैराम खां को प्रशासन से अलग करने का निश्चय कर लिया। बैराम खां को इसकी भनक लग गई, अतः आगरा से बैराम खां ने अपना दूत अकबर के पास भेजकर उससे भेंट करने की आज्ञा चाही, लेकिन अकबर ने उस दूत को वहीं रोक लिया। इस समय तक महामनगा और शिहाबुद्दीन अहमद खां प्रशासन अपने हाथ में ले चुके थे और उन्होंने बैराम खां के सेवकों को प्रशासन में विभिन्न पद देकर अपने पक्ष में ले लिया। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने बैराम खां को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। यद्यपि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर बैराम खां के आदमियों ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी, किंतु बैराम खां ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए मक्का जाने का निश्चय कर अपने आदमियों को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। बैराम खां अपने कुछ सेवकों के साथ मक्का जाने हेतु रवाना हुआ, लेकिन महामनगा ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की और अकबर के कान भरे कि बैराम खां पंजाब पर आक्रमण करने जा रहा है। इस पर अकबर ने उसके विरुद्ध अपनी सेना भेज दी। इससे बैराम खां भी उत्तेजित हो उठा और पंजाब में गुनाचोर नामक स्थान पर बैराम खां और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हो गया। शाही सेनाओं से परास्त होने के बाद बैराम खां तलवारा के राजा के यहाँ चला गया। अब अकबर स्वयं बैराम खां के विरुद्ध आगे बढ़ा, लेकिन बैराम खां ने उससे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। अकबर ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसके सामने 3 विकल्प रखे। पहला, कालपी और चंदेरी में कोई अच्छी सी जागीर स्वीकार कर ले। दूसरा, सम्राट के सलाहकार का पद और तीसरा, मक्का की यात्रा। स्वाभिमानी बैराम खां ने अंतिम विकल्प ही स्वीकार किया और अकबर ने उसके खर्चे की व्यवस्था कर दी। अब बैराम खां अपने परिवार और कुछ सेवकों के साथ मक्का जाने हेतु प्रस्थान किया और रास्ते में पाटन नामक स्थान पर रुका, जहां मुबारक खां लोहानी नामक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। बैराम खां की हत्या के बाद अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से स्वयं निकाह किया और उसके पुत्र का पालन पोषण अपनी देखरेख में करवाया। यही बालक आगे चलकर मुगल सेना का मुख्य सेनापति बना और 1584 ईस्वी में उसे खान खाना की उपाधि दी गई। 1560 में बैराम खां के पतन के बाद अकबर उसके प्रभाव से तो मुक्त हो गया, परंतु अकबर अब हरम के प्रभाव में चला गया। अकबर ने महामनगा और शिहाबुद्दीन को संयुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महामनगा एक महत्वाकांक्षी महिला थी और प्रशासन में अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहते थे। 1560 से 62 तक 2 वर्ष तक अकबर उनके प्रभाव में रहा। यद्यपि इस काल में अकबर ने छोटे मोटे निर्णय अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिए थे, फिर भी वह अपने धाये महामनगा के प्रति आदर भाव होने के कारण उनके प्रभाव में था
हालांकि वह धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और 1562 में महामनगा की मृत्यु के बाद वह हरम के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गया। 1562 ईस्वी का वर्ष अकबर के जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष उसमें सहनशीलता की भावना उत्पन्न हो रही थी इस वर्ष में, और उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो रहा था। 1562 ईस्वी में उसने एक आदेश प्रसारित कर युद्ध में भाग न लेने वाले स्त्री बच्चों को बंदी बनाना और उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना वर्जित कर दिया। 1563 में उसने हिंदुओं से लिए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। उसकी राजपूत और धार्मिक नीति इसी प्रारंभिक सहनशीलता पर आधारित थी और इसी नीति ने उसे राष्ट्रीय सम्राट घोषित कर दिया। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने अकबर के प्रारंभिक जीवन और उसके प्रारंभिक जीवन में घटी घटनाओं के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए कार्यों और राजनीतिक एकीकरण इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।